अगर हमें एक सेल को डिवाइड कराना है, उसके हमें 2 कॉपीज बनाने हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से वर्कआउट करे। अब द प्रोसेस कुड ईदर बी माइटोसिस और मियोसिस डिपेंडिंग अपॉन जो सेल साइकिल है वो किस सेल के अंदर हो रही है। इफ इट इज इन द नॉर्मल सेल तो वहां माइटोसिस होगी, और अगर ये जो सेल डिवीजन है, जो ये सेल साइकिल है, ये हमारे गेमीट्स के अंदर है, हमारे सेक्स सेल्स के अंदर हो रही है, सो वी विल कॉल इट, और वहां पर मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस के 2 मेन सब स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो उसके बाद लास्ट स्टेप होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सो वी हैव 2 टर्म्स, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। सो न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। वेरी गुड। सो अभी हम इन सबको इलैबोरेट तरीके से डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट लुक इनटू दिस पर्टिकुलर डायग्राम। सो वी हैव, जब हम सबसे पहले इंटरफेस को देखेंगे, जो हमारा प्रेपरेटरी फेज होता है, उसके अंदर बेसिकली एक होता है G0 फेज, एक होता है G1 फेज, एक S फेज एंड G2 फेज। मेन हमारे ये 3 फेजेस होते हैं, दैट इज G1, S एंड G2। उसके बाद माइटोटिक या मियोटिक फेज आएगा, डिपेंडिंग अपॉन सेल को कौन सा डिवीजन शो करना है, वेदर इज इट इन द नॉर्मल सेल और द जिसको हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं, और या फिर वो गैमीट्स में या हमारे सेक्स सेल्स के अंदर है। एक फेज होता है G0 फेज। G0 फेज का बेसिक मतलब होता है कि अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर बॉडी को नीड नहीं है सेल्स की, तो जो हमारा सेल है वो G0 फेज के अंदर, जिसको रेस्टिंग फेज या क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, वो उस फेज में एंटर कर जाएगा। एंड व्हेन द बॉडी नीड्स दोस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, वो G0 फेज से वापस से G1 फेज में एंटर करेगा और वो अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट करेगा। Then we have so इस फिगर के अंदर first we have the G1 phase. G1 phase के बाद अगर बॉडी को लगा कि the requirement is not much there, तो वो G0 phase में एंटर करेगा। बट जब बॉडी को लगेगा कि again there is some requirement for a particular type of cell, वो again resting phase से सेल साइकिल में एंटर करेगा और पूरा की पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करेगा। We have G1, S and G2 phase, then we have M phase, mitotic या meiotic, and उसके बाद हमारा cytokinesis होगा। G1 phase और G2 phase का फुल फॉर्म क्या होता है? गैप 1 एंड गैप 2। और S phase क्या होता है? इट इज द सिंथेसिस phase. So complete G1, G2 and S in addition to G0, ये सब हमारे preparatory phase के अंदर आते हैं। So as you can see in the figure, ये वाली फिगर थोड़ी सी ब्लरी है, आई होप थोड़ी क्लियर होगी, मतलब समझ में आ रही है ये इमेज? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर M फेज जो है उसका यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है सिंपल सा। सो सबसे पहले इंटरफेस था, इंटरफेस के अंदर हमारा G0, G1, S और G2 फेज आएगा। आफ्टर दिस फेज हमारा जो सेल है वो M फेज, दैट इज माइटोटिक फेज के अंदर एंटर करता है। इन दिस माइटोटिक फेज वी हैव सम few सब स्टेजेस, जिसके अंदर माइटोटिक फेज के अंदर हमारे पास इट कुड बी माइटोटिक और मियोटिक। अगर माइटोटिक होगा तो सबसे पहले प्रोफेज आएगा, देन हमारे पास मेटाफेज आएगा, देन एनाफेज आएगा और टीलोफेज आएगा। ये हमारे माइटोसिस के केस के अंदर है, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। देन हमारे पास मियोटिक या फिर मियोसिस आता है, जिसके अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आएंगे। मियोसिस 1 के अंदर भी सेम स्टेप्स होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन यहाँ पर हम उसे बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इन द सेम मैनर मियोटिक 2 या फिर माइटोस जो मियोसिस का सेकेंड फेज होगा, वहां पर भी प्रोफेज, मेटाफेज आएंगे, नहीं
प्रोफेज 2 लेप्टोटीन नहीं, वो ठीक है, वो फर्स्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 आते हैं। एक डिफरेंस आता है माइटोसिस और मियोसिस में, दैट इज माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर कोई सब पार्ट्स नहीं होते, लेकिन मियोटिक ये एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है। यहाँ से हमारी नेक्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मटेरियल कॉपी होना होता है, और इसी वजह से जो मियोटिक फेज है उसका मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज होता है, इट इज मच इलेबोरेट देन द माइटोसिस प्रोफेज। इसके मियोसिस 1 के प्रोफेज के अंदर वी हैव 5 मोर स्टेजेस, जो 5 और स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज, नेम करो सारे, सबसे पहला कौन सा होता है जल्दी? प्रोफेज 1 के लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। वेरी गुड। सबसे पहले आता है हमारा लेप्टोटीन, देन वी हैव जाइगोटीन, देन वी हैव पैकेटीन, उसके बाद हमारा डायकाइनेसिस और लास्ट डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर आएगा हमारा डिप्लोटीन एंड लास्ट में आएगा डायकाइनेसिस, ठीक है। उसके अलावा सारे स्टेप्स कॉमन चलेंगे, हर एक स्टेप की एक स्पेसिफिक फीचर होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेज के अंदर क्या होगा, प्रोफेज के अंदर जो हमारा मेन स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अभी हम उसको एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? माइटोसिस, मियोसिस, उसके सब स्टेजेस। मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनाई, आई वांटेड टू मेक इट मोर वर्बल ताकि ज्यादा इंटरैक्टिव हो, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन फिगर, सबसे पहले प्रोफेज होगा। मेटाफेज का मेन क्या याद रखना होता है कि यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर या फिर जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहां पर हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। एनाफेज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अर्ली एनाफेज और एक होता है लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो दूसरे ऑपोजिट पोल्स के ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं, और लेट एनाफेज के अंदर हमारे जो फाइनल जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो ऑलमोस्ट ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स है, जो यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं, उनका डिसोसिएशन स्टार्ट होता है। लेट एनाफेज के बाद वी हैव टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर सेपरेशन कंप्लीट होता है और यहाँ पर एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर रह जाएगा। इस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को कंप्लीट आउट या फिर सेपरेट आउट करने के लिए अब जो प्रोसेस है, यहाँ तक ये पूरा कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, अब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस आएगा, जिसके अंदर जो डॉटर सेल्स का जो इंडिविजुअल मटेरियल था वो सेपरेट आउट कंप्लीट हो चुका। सो अब इन दोनों को सेपरेट आउट होना है एक दूसरे से। सो जब एब्सेशन होगा या साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, वी हैव द प्रोसेस ऑफ कि हमारे जो फाइनल डॉटर सेल्स है उनका फॉर्मेशन हो गया। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ओके, तो इस फिगर में देखो सेल साइकिल के बारे में। सबसे पहले वी हैव G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड देन M फेज। देखो इसके अंदर ड्यूरेशन भी लिखा है। जो G1 फेज होता है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, दैट इज 6 to 12 आवर्स तक ये वर्क करेगा। देन वी हैव S फेज जो 6 to 8 आवर्स तक वर्क करेगा। देन वी हैव G2 फेज 3 to 4 आवर्स, और फाइनली M फेज या माइटोटिक फेज जो 1 आवर के अंदर कंप्लीट होगा। G1 फेज के अंदर मेन काम क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है। सो एज यू कैन, अगर आप कोई रीड कर पा रहे हो, इसके अंदर लिखा है द सेल ग्रोस एंड एक्यूमुलेट्स द एसेंशियल प्रोटीन सच एज द डीएनए बाइंडिंग ब्लॉक। सो फर्स्ट फेज के अंदर जो हमारा सेल है, जो गैप 1 फेज है, उसके अंदर सेल ग्रो करेगा और सारे असेंशियल प्रोटीन्स जो कंप्लीट सेल साइकिल के अंदर रिक्वायर्ड है वो एक्यूमुलेट करेगा अपने पास।
देन वी हैव एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया है कि सिंथेसिस फेज के अंदर मेन काम क्या होता है। सो डीएनए का रेप्लिकेशन मेन एस फेज के अंदर स्टार्ट होता है। So the cell starts the replication of the chromosomal DNA and results in the pair of the chromatids at the centromeric region. Now what is the centromeric region? Initially हमारे पास ये एक था, अब इसी की कॉपी बनेगी। और अगर हमें क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। इस सेंट्रोमेरिक रीजन के अराउंड ही एक और जो हमारा डॉटर है वो यहाँ पर फॉर्म होगा, या फिर सिस्टर जो क्रोमैटिड है वो यहाँ पर फॉर्म होगा। देन वी हैव द G2 फेज विच इज अगेन द सेल ग्रोथ फेज। सो इस सेल ग्रोथ फेज के अंदर ये फाइनल प्रेपरेशन है, बिकॉज जब इनिशियली G1 के अंदर ग्रोथ हुआ, उसके बाद एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, G2 के अंदर सेल का ग्रोथ होगा और साथ साथ सारे चेक पॉइंट्स भी आएंगे। बिकॉज अगर सेल माइटोटिक फेज में एंटर कर गया, इट कैन नॉट रिवर्ट बैक। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज जब सेल इंटरफेस के अंदर रहता है, दैट मींस G1, S और G2 तक जब वो रहेगा, सो इन तीनों फेज के अंदर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं ताकि जो सेल है उसकी सिंथेसिस ठीक, उसका जो डीएनए सिंथेसिस है वो ठीक हो, सारे प्रोटीन्स ठीक से अलाइन हो, जो जो एसेंशियल प्रोटीन्स है उनका फॉर्मेशन, उनका सिंथेसिस हो चुका हो। बिकॉज जब सेल G2 से M के अंदर एंटर करेगा एंड अगर कोई भी डैमेज होगा सेल के अंदर, सो उसको रिपेयर करना और उसको डिटेक्ट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क एज कंपेयर टू जो इंटरफेस के अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो चेक पॉइंट्स है वो ठीक से वर्क करे। सो इफ यू ऑल नो सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट कौन सा होता है? एनीवन? एक G1 से S के बीच में होता है, एक G2 से M के बीच में होता है इंटरफेस, सॉरी चेक पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू यू स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी होता है। कौन सा बच्चे? स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। हाँ हाँ बच्चे, मुझे पता है स्पिंडल एसिड स्पिंडल वाला भी होता है, आई नो दैट। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि G1 और S के बीच वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या G2 और M के बीच वाला? अभी हम सारे चेक पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ अभी। मैंने एक कंपैरिजन पूछा है, बताओ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, G1 से S वाला या G2 से M वाला? थिंक अबाउट ऑल द सिनेरियोस एंड फिर सोच के बताना। मैम G2 से M शायद। यस, रीजन बताओ। वेरी गुड, सही आंसर। रीजन सोचो। मैम अगर इसमें ये ग्रोथ फेज है इसमें सेकंड, अगर प्रॉपर ग्रोथ होगी तभी डिवीजन होगा, वरना अगर ग्रोथ नहीं होगी तो स्मॉल सेल्स बनेंगी। VEE1 ऐसा कुछ है मैम इसमें। हाँ, वो VEE वाला वो सब आएगा, ये कैंसर वाले टॉपिक के अंदर भी आता है। कोई और इसका रीजन बताने की कोशिश करेगा? ठीक है, ये आंसर सही है, G2 से M वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई और आंसर सोचो इसका। एनीवन एल्स? एक मैम डीएनए रेप्लिकेशन अगर गलत हो गया तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए डॉटर सेल्स के अंदर, इस वजह से इसको यही रोक देंगे। रीजन क्या होता है? अगर डीएनए रेप्लिकेशन गलत होगा तो क्या होगा डॉटर सेल्स के अंदर? मैम एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी। यस, वेरी गुड, ये एकदम करेक्ट रीजन था। एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी जो डॉटर सेल्स है। बोलो बोलो। नॉन डिसजंक्शन। हाँ, मतलब सारे पॉइंट्स हमें एट द एंड क्या रिजल्ट देंगे कि जो हमारा डीएनए है वो ठीक से डिवाइड नहीं करा, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल है वहां पर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। सो इसीलिए G2 से M वाला हमारा सबसे क्रूशियल स्टेप होता है चेक पॉइंट्स के अंदर। सो ये एक सेकेंड, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस देम। So the very first one is G1 phase. So ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत क्वेश्चंस इनमें से आते हैं।
बिकॉज पार्ट बी में काफी क्वेश्चंस बनते हैं. क्वेश्चन कुड बी कि हिस्टोन का सिंथेसिस इंटरफेस के कौन से पार्ट में होता है या सेल साइकिल के कौन से पार्ट में होता है. अदर क्वेश्चन कुड बी कि एमसीएम का सिंथेसिस कहाँ होता है, और एक क्वेश्चन हो सकता है एमसीएम का एक्टिवेशन कहाँ होता है. सो ये सारे के सारे पॉइंट्स वी हैव टू रिमेम्बर. सो सबसे पहले इंटरफेस का पहला पार्ट है G1 फेज. इसके अंदर सेल का साइज इंक्रीज करेगा. ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव होगा. डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर होंगे. ये 11 आवर्स का होता है. सबसे बड़ा जो फेज है वो G1 फेज होता है. देन वी हैव S फेज, प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब जब सेल G1 से S में जाएगा, सो S में जितने भी प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है वो G1 फेज में स्टार्ट होंगे. नाउ MCM हेलिकेज का सिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट होगा और एक्टिवेशन S फेज के अंदर होगा. रिमेंबर अबाउट दिस, MCM हेलिकेज का सिंथेसिस G1 फेज में होता है और उसका एक्टिवेशन S फेज में होता है. इसके बेस पे क्वेश्चन है, इसीलिए आई एम इंसिस्टिंग अपॉन दिस. यहाँ पर G1 फेज के अंदर ORIC दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन C का भी सिंथेसिस होता है. नाउ S फेज के अंदर DNA रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन का सिंथेसिस होगा, MCM का एक्टिवेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा. अब सेंट्रियोल का मेन काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. यस, वेरी गुड. और एक और क्वेश्चन था, सेंट्रियोल कितने मतलब कितनी यूनिट्स में प्रेजेंट होता है? डबल. मैम 2 मैम. क्यों होता है डबल में प्रेजेंट?